रूबी जी ने अपने पति संजय जी से कहा, सुनिए, आदिति की बेटी की शादी है, हम सबको बुलाया है। संजय जी बोले, हाँ हाँ जरूर चलेंगे। आखिर आदिति जी तुम्हारी बहुत अच्छी सहेली हैं और उनके परिवार से तो हमारे रिश्ते भी बहुत करीबी हैं। वो भी तो हमारे बेटे आनंद की शादी में पूरे परिवार के साथ आए थे और बहू सुमन को मुंह दिखाई देकर गए थे। तो अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब जाएं। तभी संजय जी थोड़े सोच में पड़ते हुए बोले, लेकिन बहू का तो 8वां महीना चल रहा है, ऐसे में आनंद का यहाँ रहना जरूरी है, हम सब कैसे जा सकते हैं। रूबी जी ने कहा, हाँ ये बात तो ठीक है, और आनंद तो दिन भर ऑफिस में रहता है, ऐसे में बहू अकेली कैसी रहेगी। कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा, किसी भरोसेमंद इंसान को घर पर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सुनकर संजय जी बोले, तो फिर ऐसा करते हैं कि सुमन बहू की छोटी बहन को बुला लेते हैं, वो अपनी बहन के साथ भी रह लेगी और घर की देखभाल भी हो जाएगी। ये सुनते ही रूबी जी नाराज हो गई और बोली, ये क्या कह रहे हैं आप, पूरा घर बहू और उसकी बहन के हवाले छोड़ देंगे। बहू पर ही अभी पूरा भरोसा नहीं हुआ है तो उसकी बहन पर कैसे कर सकते हैं, और वैसे भी उस लड़की का इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। अभी तो बहू की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है, आपकी उम्र हो गई है और अब भी बच्चों जैसी बातें करते हैं। संजय जी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, तो फिर क्या करें, बहू की उसके मायके भेज दे। फिर खुद ही बोले, लेकिन ये भी नहीं हो सकता, 8वां महीना चल रहा है, ऐसे में गर्भवती महिला को घर से बाहर भेजना ठीक नहीं, वो मायके भी नहीं जा सकती। रूबी जी कुछ देर चुप रही, सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, फिर हम अंकिता को बुला लेते हैं, वो अपनी भाभी के साथ आराम से रह लेगी, घर की बेटी है, इस घर पर उसका पूरा अधिकार है। इतना कहकर रूबी जी ने तुरंत अंकिता को फोन लगाया। फोन उठाते ही अंकिता बोली, हाँ मम्मी, आप कैसी हैं, भैया और पापा कैसे हैं। अभी मैं मौसी सास की बेटी की शादी में गई थी, इसीलिए आपसे बात नहीं हो पाई, बताइए क्या हाल है। ये सुनकर रूबी जी बोली, यहाँ सब ठीक है बेटा, और हाँ अब ध्यान से सुनो, आदिति आंटी के बेटे की शादी है और तेरे पापा के साथ वहाँ जाना है, तो तू 3 दिन के लिए मायके आ जा। देख, इतना बड़ा घर मैं तेरी भाभी के भरोसे अकेली कैसे छोड़ दूं, तो समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये सुनकर अंकिता हंसती हुए बोली, हाँ मम्मी मैं समझ गई, आखिर इतना बड़ा घर भाभी की अकेले जी में थोड़ी आता है। फिर हंसते हुए आगे बोली, मैं आज रात को ही बच्चों और सूरज के साथ आ जाती हूँ, आप चिंता मत करो। इतना कहकर अंकिता ने फोन रख दिया। अब रूबी जी पूरी तरह निश्चिंत हो चुकी थी। कुछ देर बाद रूबी जी ने आवाज लगाई, सुमन सुमन। सुमन का 8वां महीना चल रहा था, उसके पैर में सूजन थी, चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी और आंखों में गहरी नींद भरी हुई थी। वह धीरे धीरे चलती हुई रूबी के पास आई। रूबी जी ने उसे देखकर कहा, सुन बहू, आज रात अंकिता अपने बच्चों और जमाई बाबू के साथ आ रही है, अच्छा सा खाना बना लेना, कोई कमी मत रह जाए, जमाई बाबू को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, वो सब 3 दिन तक यहीं रहेंगे, तो उनकी अच्छी से सेवा कर देना। सुमन ने सिर हिलाकर चुपचाप हामी भर दी। रूबी जी ने शादी में जाने की तैयारियां में लग गई थी, कपड़े निकालने से लेकर बैग पैक करने तक सब कुछ व्यवस्थित करने लगी। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। अंकिता अपने पति और बच्चों के साथ आ गई। अपनी बेटी को देखकर रूबी जी का चेहरा खुशी से खिल उठा। सुमन ने सभी के लिए नाश्ता तैयार किया और फिर थोड़ी देर बाद खाना परोस दिया। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। सुमन रसोई में बैठकर बर्तन धोने लगी। सब कुछ साफ सुथरा करके उसने रसोई बंद की। रात के 11:30 बज चुके थे। वह थक कर अपने कमरे की ओर जा रही थी कि तभी रूबी जी फिर आ गई और बोली, सुन सुमन, जमाई बाबू के लिए कॉफी बना दे और बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर दे, और हाँ, सुबह जल्दी उठकर 6 लोगों के लिए पूरियां, आलू की भुजिया और सब्जी तैयार कर देना। मोहल्ले के 4 लोग भी हमारे साथ चलेंगे। सुमन ने थके हुए मन से सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में गहरी थकान और दिल में एक चुप सी पीड़ा थी। सुमन सुबह थकी हुई उठी। 8वां महीना चल रहा था और वैसे भी शरीर भारी हो गया था, हर कदम बोझिल लग रहा था। खुद के वजन से परेशान सुमन पर घर के सारे कामों का बोझ भी डाल दिया गया था। फिर भी उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और सुबह का सारा खाना बनाकर पैक कर दिया। रूबी जी अपने पति के साथ शादी में चली गई। सुमन बस थोड़ी देर के लिए बैठी थी, तभी अंकिता ने आवाज लगाई, भाभी गर्मा गर्म चाय बना दीजिए और साथ में बिस्किट भी दे दीजिएगा। फिर बिना आवाज का इनकार किए अंकिता खुद ही रसोई में आ गई, अलमारी खोली, बिस्किट का डिब्बा निकाला और फिर उसी अलमारी को चाबी से ताला लगाकर चाबी लेकर चली गई। सुमन बस खड़ी खड़ी देखती रह गई, मन ही मन में सोचने लगी, कैसे उसकी सास ने घर का सारा अधिकार अपनी बेटी को सौंप दिया है। वो कड़वा घूंट पीकर चुप रह गई। उसने चाय बनाने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलना चाहा तो देखा कि फ्रिज भी लॉक था। उसका दिल अंदर से तड़प उठा। वो समझ चुकी थी कि ये सब
उसी की सास रूबी जी का किया हुआ है। तभी अंकिता रसोई में आ गई। भाभी आपको फ्रिज से क्या चाहिए, मैं निकाल कर दे देती हूँ। सुमन ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ सिर ही झुका लिया। ये सब देखकर आनंद भी अंदर से हैरान रह गया, लेकिन घर में उसकी बहन अंकिता और जीजा जी मेहमान के तौर पर रुके हुए थे, इसीलिए वह भी कुछ कह नहीं सका और चुप रह गया। सुमन फिर से खाना बनाने में लग गई। पूरा दिन उसने जमाई बाबू और बच्चों की सेवा में लगा दिया, कोई कमी न रह जाए यही सोचकर वह खुद की हालत भूल गई। रात को उसे बादाम भिगोने थे। उसने फिर से फ्रिज खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला अब भी लगा हुआ था। मजबूर होकर उसने अंकिता से चाबी मांगी। अंकिता ने चाबी देने की बजाय डिब्बे से बादाम गिनकर सुमन को थमाया और बोली, भाभी जितने चाहिए उतने ले लो, ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब सुमन से रहा नहीं गया, उसने रात को आनंद से सारी बात कह दी। वह बोली, आनंद क्या बहू का इस घर में सिर्फ कर्तव्य होता है, उसका कोई अधिकार नहीं होता। मैंने अपने हिस्से का हर फर्ज निभाया, इस घर को अपना समझकर हर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन मम्मी जी ने आज भी मुझे पराया ही समझ रखा है। सुना था कि अगर अपने कर्तव्य निभाओ तो अधिकार मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो सारे अधिकार तो शादीशुदा बेटी को दे दिए गए हैं। फिर मैं इस घर में क्या हूँ? क्या सिर्फ एक नौकरानी जो बिना सवाल किए सब करती है? वैसे भी मेरा 8वां महीना चल रहा है, फिर भी मम्मी जी ने दीदी और उसके पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया है। क्या मैं 2-3 दिन अकेले आपके साथ नहीं रह सकती थी? अपनी मर्जी से थोड़ा आराम से। आनंद खामोश था, उसके पास सुमन के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह आगे बोली, अंकिता दीदी मुझ पर नजर रखती हैं, मैं कितना घी तेल या मसाले इस्तेमाल करती हूँ, कितने बादाम भिगोती हूँ, फोन पर किससे बात कर रही हूँ, कितने घंटे काम करती हूँ और कितनी देर आराम करती हूँ, हर बात पर उनकी नजर रहती है। आनंद ने भी ये सब महसूस किया था। वह सुमन को समझाते हुए बोला, सुमन मुझे भी ये सब ठीक नहीं लग रहा, पर अभी 2 दिन और संभाल लो। दीदी के सामने कुछ कहने का कोई फायदा नहीं होगा, वो मम्मी के सामने बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देंगी। मम्मी फिर हमारी सुनेगी ही नहीं। अभी नहीं, उनके जाने के बाद मम्मी से ठीक से बात करेंगे। सुमन ने लंबी सांस ली और धीरे से हामी भर दी। अगली सुबह रविवार था। सुमन देर तक सोई रही। गर्भ अवस्था की वजह से वैसे भी रात को ठीक से नींद नहीं आती थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से धमाके की आवाज आई। भाभी बच्चों के लिए दूध और हमारी चाय का वक्त हो गया, आप अब तक सो रही हैं। सुमन हड़बड़ाकर उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। सामने अंकिता खड़ी थी, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ, आंखें लाल थी। सुमन कुछ कह नहीं पाई, बस उसकी आंखों में अपमान और थकावट का बोझ साफ झलक रहा था। सुमन डर से चुपचाप रसोई में चली गई और बिना कुछ कहे अपना काम करने लगी। थकान, अपनापन और गर्भावस्था की तकलीफों के बावजूद वह सब कुछ सहती है। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन रूबी जी शादी से लौट आती हैं। उनके आते ही अंकिता उनके पास जाकर कान भरने लगती है, मम्मी भाभी ने ना घर ठीक से संभाला, ना समय पर उठती हैं, और तो और आपके जमाई बाबू की भी बिल्कुल परवाह नहीं की। रूबी जी ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती हैं और ऊंचे स्वर में सुमन से कहती हैं, सुमन ये क्या, अपनी ननद को तूने जरा भी मान नहीं रखा, दिन चढ़े तक सोती रही और घर भी ढंग से नहीं संभाला। आखिर किस अधिकार से तू इस घर में रह रही है? अगर तू मेरी बेटी और जमाई की का सम्मान नहीं कर सकती तो तुझे भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। सुमन चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। अंकिता पास ही खड़ी थी, लेकिन अब वह भी चुप थी। तभी आनंद आगे बढ़कर बोला, मम्मी अगर सुमन को इस घर में रहने का हक नहीं है तो फिर मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाया। ये सुनकर रूबी जी हंस पड़ी और तंज कसते हुए बोली, भला इस घर में बहू के भी कोई अधिकार होते हैं क्या? बहू सिर्फ बहू होती है और इसे इस घर में मेरी मर्जी से रहना होता है। इसका फर्ज बस यही है कि वह ससुराल वालों की सेवा करे और अपने कर्तव्य को निभाए। अधिकार विकार कुछ नहीं होता बहू के लिए। ये सुनकर आनंद का चेहरा गंभीर हो गया। उसने ठहर कर कहा, क्यों माँ, सिर्फ बहू के ही कर्तव्य होते हैं क्या? उसे कोई अधिकार नहीं मिलते? आप जिस खुशी और सम्मान से सुमन को इस घर में बहू बनाकर लाई थी, वो खुशियाँ आपने उसे कभी दी ही नहीं। आप आज भी अंकिता दीदी के इशारों पे चल रही हैं। सुमन को उसके ही घर में पराया बना दिया गया। हर छोटी बड़ी चीज के लिए उसे दीदी से पूछना पड़ता था। क्या यही न्याय है? एक बहू जो इस घर की बहू होते हुए भी सब सहती है, लेकिन अपनी बेटी जो अब पराई हो चुकी है वो आज भी इस घर पर अधिकार जताती है। आनंद का धैर्य अब टूट चुका था। उसने रूबी की आंखों में देखते हुए कहा, माँ, सुमन ने इस घर के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। अपने माँ बाप, अपने सपने, अपनी दुनिया, वो इस घर को अपना मानकर आई है। फिर उसे इस घर पर अधिकार क्यों नहीं मिल सकता? वो पूरा घर संभाल रही है, वो भी तब जब उसकी कोख में हमारी संतान पल रही है। क्या एक बहू का अधिकार
क्षेत्र सिर्फ रसोई तक ही सीमित होता है क्या? उसके अलावा घर की किसी भी चीज पर उसका कोई हक नहीं है। आप जब शादी में गई थी तो घर की हर जिम्मेदारी, हर अधिकार आपने अंकिता दीदी को सौंप दिया था, तो फिर सुमन का इस घर में स्थान क्या है? माँ, वो मेरी पत्नी है और इस नाते से उसे इस घर की हर चीज पर पूरा अधिकार है। वह इस घर की बहू नहीं, इस घर का हिस्सा है। माँ, कल जब दूध वाला आया था तो दीदी ने सुमन से कहा, सुमन दूध ज्यादा मत लेना, बहुत महंगा आ गया है। माँ, सुमन गर्भवती है, अगर वह दिन में 2 बार दूध पी लेती है तो क्या आसमान गिर जाएगा? क्या वह उसका हक नहीं है? दीदी होती कौन है इसे रोकने वाली? और सुनिए माँ, मैं अब बच्चा नहीं रहा, मैं कमाता हूँ, आप लोगों पर निर्भर नहीं हूँ। अपनी पत्नी का और उसका अधिकार दिला सकता हूँ और दिलाऊंगा भी। जब इस घर में प्रवेश की पूजा हुई थी तब आपने जेवर रखने के लिए अलमारी की चाबी दीदी को दे दी थी, लेकिन सुमन को नहीं। आपने अपने कमरे में एसी लगवाया और जब भी दीदी आती हैं वो उसी कमरे में आराम से सो जाती है, मगर सुमन जो गर्भवती है, जब भी उसे थोड़ी ठंडी हवा लेने उस कमरे में जाती है तो आप एसी ही बंद कर देती है। क्या बहू एसी नहीं चला सकती? क्या एक बहू का कोई हक नहीं होता इस घर में? हर अधिकार सिर्फ बेटी को क्यों? आनंद का गला भर आया, लेकिन वह बोलता चला गया, मम्मी, सुमन इस घर में सबको छोड़कर आई है, वह इस घर को संभाल रही है, लेकिन आपने तो हर चीज का अधिकार दीदी को दे रखा है, अलमारी की चाबी, एसी वाला कमरा, हर सुविधा। लेकिन मेरी पत्नी जो अब इस घर की बहू है, उसके हिस्से में क्या आया? जिम्मेदारियां, ताने और उपेक्षा। मम्मी, एक लड़की जब बहू बनकर घर में आती है तो उस पर कर्तव्यों की गठरी लाद दी जाती है और बदले में उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। हंसने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपनी मर्जी से जीने का अधिकार, यहाँ तक कि क्या खाएं, कब सोएं, कैसे रहें, उस पर भी पाबंदी होती है। हम सब उससे उम्मीद करते हैं कि वो फिर भी हंसती रहे, सबके मुताबिक चले, जरा सी भी आवाज ना निकले, अपनी नींद, आराम, शौक और मायके को भूल जाए, तब जाकर उसे अच्छी बहू का दर्जा मिलता। और अगर वह कुछ कह दे तो बदतमीज, जुबान चलाने वाली और घर बिगाड़ने वाली बन जाती है। आनंद की बातें सुनकर रूबी जी और अंकिता दोनों चुप थी। अंकिता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, भैया, भाभी, मुझे माफ कर दो, लेकिन इसमें मेरी भी मजबूरी थी। कोई लड़की अपने मायके में तभी अधिकार जताने लगती है जब उसे ससुराल में कोई हक नहीं मिलते, जब वहाँ उसका दम घुटता है, तब वह मायके में खुलकर सांस लेने की कोशिश करती है। वह रुकी, फिर भरे गले से बोली, मेरी नंदों ने भी मेरे साथ यही किया। मुझे ससुराल में हर वक्त दबाया गया, नजरअंदाज किया गया, मैं भी सहमी सहमी रहती थी, लेकिन जब मायके आती हूँ तो लगता है यहाँ तो खुलकर जी सकती हूँ। माँ के साथ बैठकर थोड़ा अधिकार जताना जैसे मेरी भड़ास निकालने का तरीका बन गया हो। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपनी भाभी के साथ क्यों कर रही हूँ, क्यों वही दर्द किसी और को दे रही हूँ। शायद मुझे ऐसा करके संतोष मिलता था, जैसे मेरी नंदों ने मुझे तड़पाकर सुख पाया था, मैं भी भाभी को तड़पाकर वही सुख लेना चाह रही थी। वह भरे हुए मन से सुमन की ओर देखते हुए बोली, भाभी, आप बहुत किस्मत वाली हो, आपको ऐसा पति मिला है जो आपके लिए खड़ा होता है, आपकी इज्जत करता है, आपके अधिकारों की बात करता है। मुझे तो कभी ऐसा साथ नहीं मिला, कभी किसी ने मेरी खुशी के लिए आवाज नहीं उठाई। ये सुनकर अंकिता के पति सूरज शर्म से नजरें झुका लेते हैं और वह कुछ नहीं कह पाते हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी ही अब उनके सवालों के घेरे में ले चुकी थी। उनकी बातें सुनकर रूबी जी गहरी सांस लेते हुए बोली, न किसी की गलती है, न किसी का दोष है, सबसे बड़ी गलती मेरी है, सारी समस्या की जड़ मैं हूँ, मैंने वही किया जो कभी मेरी सास ने मेरे साथ किया था। उनकी आंखें भर आई। उस वक्त मैं रोज सोचती थी कि जब मेरी बहू आएगी तो मैं उसे माँ की तरह प्यार दूंगी, उसे वो दर्द कभी नहीं दूंगी जो मैंने सहा। लेकिन वक्त के साथ मैं खुद वैसी ही बन गई जैसे कभी मेरी सास थी, लेकिन बहू बनकर जो दर्द सहा था वही दर्द सास बनते ही ताजा हो गया। मैं सास तो बन गई, लेकिन माँ कभी बन ही नहीं पाई। मेरी सास ने भी मुझे हर अधिकार से वंचित रखा। तेरी बुआ ही इस घर पर राज करती थी, वो जैसा कहती थी तुम्हारी दादी वैसे ही करती थी। मुझे आज भी याद है कि एक बार मेरी पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मैं मायके जाना चाहती थी, लेकिन तेरी बुआ ने कह दिया कि ये तो बहाना है, काम से बचने का तरीका है, और मैं नहीं जा पाई। और उसी दौरान मेरे पिताजी चल बसे, मैं उसकी अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाई। आज भी उस दिन की टीस मेरे दिल में जिंदा है। तेरे पापा ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मैं मायके जाने के अधिकार से हमेशा के लिए वंचित रह गई। बहू ससुराल के हर कर्तव्य में इस तरह बच जाती है कि अपनी मर्जी से जीना और सांस लेना तक भूल जाती है। एक बात कहूँ बेटा,
बेटा, तुमने आज अपनी पत्नी के हक में बोला तो मुझे गुस्सा नहीं आया बल्कि अच्छा लगा, क्योंकि एक पत्नी को, एक बहू को भी इस घर के सभी अधिकार मिलने चाहिए। हम औरतें चाहे सास हो, बहू हो या ननद, अक्सर एक दूसरे के अधिकार छीनने में लगी रहती हैं, एक दूसरे को दुख पहुंचाने में, तकलीफ देने और नीचा दिखाने की होड़ सी मची रहती है। महिलाएं ही महिला की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। अगर हर औरत ये सोचे कि जो मैंने सहा है वो अब कोई और औरत ना सहे, तो सच मानो हर घर में खुशहाली और सुकून होगा। रूबी जी ने सुमन को गले से लगा लेती हैं और अंकिता को मुस्कुराते हुए अपने घर के लिए विदा कर देती हैं। सुमन अपने पति आनंद को आंखों ही आंखों में धन्यवाद कहती है, क्योंकि उसी की वजह से उसे अपने ससुराल में बराबरी और इज्जत के अधिकार मिले। ये तो हमेशा होता आया, बहू को अधिकार दिए बिना बस फर्ज की टोकरी उसके सिर पर रख दी जाती है। जब एक लड़की बहू बनती है तो उसके सारे अधिकार उसे छीन लिए जाते हैं और उसे यह उम्मीद की जाती है कि बहू ससुराल वालों के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचते रहे। लेकिन अब वक्त बदलना चाहिए। बहू को बहू नहीं, घर की बेटी समझो, तो यह घर भी एक मंदिर बन जाएगा। तो दोस्तों, क्या आनंद ने अपनी पत्नी के लिए घर में आवाज उठाकर सही किया या नहीं? अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।